हमने बच्चों लास्ट वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको शायद स्टमक तक कवर अप करवा दिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में प्रीवियस को रिवाइज करेंगे। यहाँ माउथ है, माउथ के अंदर, माउथ को हमने बक्कल कैविटी भी कहा, अंदर वाली ओपनिंग को बक्कल कैविटी। और इस माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट थी? स्लेवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट थी? स्लेवरी ग्लैंड। और ये स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही थी? स्लेवरी अमाइलेज। और ये स्लेवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता था? स्टार्च का। और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता था? सिंपल शुगर। फिर हमारा फूड कहाँ एंटर होता है? ईसोफेगस। लेकिन देखना, याद रखना कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि माउथ में जो फूड है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, सिर्फ उसकी चीविंग होती है, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। फिर हमारा फूड कहाँ आता है? ईसोफेगस, जिसे हम क्या नाम देते हैं? फूड पाइप का नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? ईसोफेगस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट था, जिसकी मदद से फूड कहाँ आ जाता है? स्टमक। स्टमक क्या था? रफली जे शेप्ड ऑर्गन। यहाँ स्टमक में जूस प्रेजेंट था, जिसे हमने क्या बोला था? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस थे, एसियल, पेप्सिन और म्यूकस। ये एसियल जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं फूड के साथ उन्हें किल करता था, और एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? फिर प्रोटीन का। म्यूकस जो है वो क्या करेगा? अगर ज्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन का काम कौन करता था? म्यूकस। फिर स्टमक से फूड कहाँ आता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन सी इंटेस्टाइन है? स्मॉल। और ये कौन सी है? लार्ज। याद रखना बेटा, जो स्मॉल है वो लार्ज होती है, जो लार्ज है वो स्मॉल होती है। इसे स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, इसे इसलिए क्या नाम दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग थी। उस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है अकेली। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज को लार्ज क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका डायमीटर क्या है? बड़ा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी 2 ग्लैंड आती हैं। पहली ग्लैंड पैनक्रियाज, जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक है। और दूसरी ग्लैंड लीवर, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड। इस लीवर में ये गॉल ब्लैडर होता है। आपने सुना होगा पित्त की थैली, जिसे हम क्या नाम देते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या नाम दे देते हैं? गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, जो फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में डिसोसिएट करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। फैट को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। दूसरा क्या करता है? ये जो बाइल होता है हमारे फूड को न्यूट्रलाइज बनाता है, क्योंकि यहाँ एसिड सिक्रीट हुआ था तो फूड कैसा हो गया? एसिडिक। उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करेगा? बाइल। मतलब उसकी नेचर को बदल देता है, एसिडिक से कैसा बना देता है? न्यूट्रल। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज। अगर पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम की 3 ग्लैंड बताओ, तो पहली लिखोगे स्लेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सबसे बड़ी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम की लीवर। ये जो पैनक्रियाज है ये भी क्या होती है? लीफ लाइक ग्लैंड होती है। और ये पैनक्रियाज भी क्या सिक्रीट करती है? 3 सब्सटेंस पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है अमाइलेज। दूसरा कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। और तीसरा एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। देखो, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में शुरू हुआ था,
अब और बचा, उसका डाइजेशन कौन कर देगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। ट्रिप्सिन फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और जो लिपेज है ये किसका डाइजेशन करेगा? यहाँ बाइल ने फैट को इमल्सिफाइड किया था, तो जो फर्दर इमल्सिफाइड फैट है उसका डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। देखो इसको एक बार आप, ये क्या कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो फर्दर डिसोशिएट होते चले जाते हैं। जैसे कि आप मानकर चलो स्टार्च है, वो किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज जो सिंपल है। प्रोटीन है वो किस में डिसोशिएट हो जाएंगे? अमाइनो एसिड में। और जो फैट है वो किस में डिसोशिएट हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो हमने कॉम्प्लेक्स खाया, किस में डिसोशिएट हो गया? सिंपल में। अब ये क्या कहता है कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कही जाती है। कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन मतलब जितना भी फूड है उसका कंप्लीट मतलब डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? विल्लाई। सपोज करो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अभी इसका एरिया क्या है? छोटा, लेकिन इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गए तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, जिस वजह से ये मैक्सिमम फूड को अब्सॉर्ब करती है और क्या किस में हेल्प करती है? डाइजेशन में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विल्लाई एंड दिस विल्लाई इंक्रीज सरफेस एरिया and absorb maximum food and help in digestion of food। एक और चीज याद रखना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ हर्बीवोरस में बड़ी होती है, कार्निवोरस में छोटी। हर्बीवोरस सेलुलोज खाते हैं जिसके डाइजेशन के लिए ज्यादा समय लगता है, इस वजह से हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जबकि कार्निवोरस जो कि क्या खाते हैं? आपका फैट खाते हैं, मीट खाते हैं, उसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू सेलुलोज। इसलिए ये उनमें कैसी होती है? कार्निवोरस में स्मॉल होती है। अब फूड जो हमारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी फूड में से वाटर है वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? अब्सॉर्ब। तो साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड कैसे रह गया? सेमी सॉलिड। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वाटर का अब्जॉर्प्शन। फूड कैसा हो गया? सेमी सॉलिड। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? रेक्टम और एनस से बॉडी के थ्रू बाहर चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ब्लड सेल्स है जो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लेंगी, और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें से वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, फूड सेमी सॉलिड हो जाएगा, कहाँ रेस्टोर होगा? रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। तो जो फूड अब्सॉर्ब हुआ वो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलेगी होगी, और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? असिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना दैट इज कॉल्ड इजेशन। क्या बोल देंगे? इजेशन। इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं हम, डीफिकेशन। कौन सी टर्म यूज करते हैं? डीफिकेशन। इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है डेंटल कैरीज। क्या है? डेंटल कैरीज। कहते हैं हमारे दांतों में स्मॉल कैविटीज फॉर्मेशन हो जाती हैं। स्मॉल कैविटीज किस वजह से?
अगर हम दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं या प्रॉपर उनको ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो जिस वजह से हमारे दांतों में जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो डेवलप होते हैं और हमारे दांतों में क्या कॉज करते हैं, स्मॉल कैविटीज कॉज करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेंटल कैरीज का नाम देते हैं। जैसे हमने शुगरी सब्सटेंस खाया और हमने ब्रश नहीं करा, तो जो बैक्टीरिया है वो एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे टूथ पे डिपोजिशन हो जाती है। उस स्टिकी सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, प्लेक। क्या नाम देते हैं, प्लेक नाम देते हैं। ये प्लेक जो है ये डिपॉजिट होने की वजह से जब हम दांतों को कभी सफाई करते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे इंटरनल टीथ तक नहीं पहुंच पाते और अंदर से दांत खराब होने लगते हैं, कैविटीज बनती हैं, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, डेंटल कैरीज का नाम देते होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिफोर बेड एंड अर्ली टू बेड हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में कोई एसिड फॉर्मेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया डेवलपमेंट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज इसका छोटा सा पार्ट कवर अप करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भेजूंगी। रेस्पिरेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, दो चीजें, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ब्रीथिंग। जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है उसका किसके साथ कंबाइन होना, फूड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को शॉर्ट में हम क्या नाम दे सकते हैं, कंबशन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो ये रेस्पिरेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है, रेस्पिरेशन की वजह से ही मिलती होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या कहता है, रेस्पिरेशन दो प्रोसेस हो गए, ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रीथिंग को भी कवर अप कर लिया इसने, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड, और बर्निंग ऑफ फूड या कंबस्टन ऑफ फूड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ब्रीफ देखें, ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है, सिंपल। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ब्रीथिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पर किया जाता होता है। दूसरा ये क्या कहता है कि जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ किसको इन्वॉल्व करता है, लंग्स को, जबकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल ऑर्गेनली है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते होते हैं। तो मेन जो पर्पस है रेस्पिरेशन का वो क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी। अब एक छोटा सा आपको चीज बताती हूं, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या था, 6 CO2 प्लस 6 H2O था। सनलाइट कौन अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस में 6O2, ये फोटोसिंथेसिस है। इसका अपोजिट कर दूं तो क्या बन जाएगा, रेस्पिरेशन। तो जो फूड फॉर्मेशन हुई वो फोटोसिंथेसिस किसके अपोजिट है, रेस्पिरेशन। यहाँ CO2 वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहा है, यहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर उसको वापस से CO2 वाटर में कवर अप कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, डेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP जिसे हम सेल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या नाम देंगे,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब यहाँ फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, एटीपी। और इस एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमारी बॉडी में एडीपी की जरूरत नहीं है तो एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ। और जो एनर्जी रेस्पिरेशन से आई है ये तीनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एटीपी। और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी फर्दर किस में डिसोसिएट हो जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो ये क्या कहता है कि एडीपी है वो एटीपी की स्मॉल यूनिट है। यहाँ फॉस्फेट के डाई मॉलिक्यूल्स है और यहाँ फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक और देखो आप, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ आपने ये टॉपिक शायद 6th, 7th, 8th में भी कवर अप किया होगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ परफॉर्म होता है, हम परफॉर्म, जैसे हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, यीस्ट। और यीस्ट क्या है, एक फंगस होती है। देखो इस टॉपिक को एक बार समझो थोड़ा सा। ग्लूकोज, रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले ये ग्लूकोज किस में डिसोशिएट होगा, पाइरूवेट बोल दो चाहे पाइरुविक एसिड बोल दो, ठीक है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इतना स्टेप कॉमन रहेगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, और किसका ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म किया जाता है, साइटोप्लाज्म। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट का प्रोड्यूस करेगा, 2। ये स्टेप कॉमन है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। अब जब इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है, इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में, है ना। और जब ऑक्सीजन मिल गई तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। कितने ATP बनेंगे, 38। कहीं जगह 36 भी है और 38 भी है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो इसके पीछे रीजन समझेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप इतना याद रखो 38 ATP ये आवा। और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ परफॉर्म होगा, यीस्ट में। और किसकी फॉर्मेशन करेगा, C2H5OH प्लस 2CO2 और कितने ATP बनेंगे, 2 ATP। समझ में आई। ये स्टेप कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये स्टेप लिखेंगे। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। दिस इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक। अब इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिली माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या बनाएगा, ये। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो यीस्ट तो क्या बनाएगा, अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल के नाम से जान रहे हैं यहाँ, CO2 और
एटीपी। इस अल्कोहल को आप इथेनॉल लिख लो, जो कि अल्कोहल एक प्रकार से। अब इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं भाई। एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड फर्मेंटेशन, मतलब किसी चीज का सड़ना, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज है वो सारी किस प्रोसेस पे बेस है? फर्मेंटेशन के ऊपर बेस है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी वर्क कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करवा पाता है, जिस वजह से हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाती है। उस समय कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और किसकी फॉर्मेशन होगी? लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। तो इसका मतलब है कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनाता है हमारी मसल्स में? लैक्टिक एसिड। जो पेन होता है, जो क्रैम्प्स आते हैं, वो किस वजह से आता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। ये सिर्फ कहाँ होता है? मसल्स में। आई इतनी बात समझ में? अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा? What is the common step between what is the common step between aerobic और anaerobic respiration? इतना लिख देंगे। In how many ways glucose is oxidized to produce energy? तो 3 तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, मसल्स में और यीस्ट में। यहाँ भी एनर्जी दे रहा है, यहाँ भी एनर्जी दे रहा है, यहाँ भी एनर्जी दे रहा है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम ये जो क्रैम्प्स है, पेन है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। कब ठीक होता है? जब हम उस पर गर्म पानी से सेक करते हैं या उस पर कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं जिससे हीट मिलती है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी स्टार्ट होती है। जैसे ही प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। तो अगर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन के ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज आवर मसल्स गेट पेन, व्हाई? सो ड्यू टू द accumulation of lactic acid. When we perform heavy exercise, proper blood supply does not take place and proper oxygen requirement not fulfilled. Due to that, in muscles anaerobic respiration takes place and formation of lactic acid takes place. अब वो lactic acid क्या कॉज करता है? क्रैम्प्स कॉज करता होता है। लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक। देखो ये कहाँ परफॉर्म होता है? एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, ये यीस्ट और मसल्स में। यहां पर क्या कहता है? कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फूड, यहां पर पार्शियल कंबस्शन ऑफ फूड। यहां कितनी एटीपी प्रोड्यूस्ड होती हैं? 38। और यहां कितनी एटीपी प्रोड्यूस्ड होती हैं? 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है। ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस। इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो फॉर टुमारो